नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग आर के लिए टेस्ट की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारा पहला टेस्ट होगा। और हम पहले जो टेस्ट डिस्कस करने चाह रहे हैं वो ध्येय आईएएस की टेस्ट है, ठीक है। हालांकि इसके पहले हम लोग चूंकि 200 नंबर के साथ पेपर होगा, इसमें 140 आपका जीएस होगा और 60 आपका हिंदी होगा। हिंदी का पहला टेस्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। दूसरा आज हम रिकॉर्ड करने चल रहे हैं जीएस का, ठीक है। और आज ये पहला टेस्ट है और ये फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक। शुरुआत करते हैं आज के पहले टेस्ट, पहले क्वेश्चन से। माफ करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की अधिनिर्णय लिया है? आप बताइएगा किस जून में। ऑप्शन क्या है? 25 जून, 10 जुलाई, 31 मार्च या 21 अप्रैल। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 25 जून। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी। जब इमरजेंसी लागू हुई थी इसीलिए इसे लागू किया गया, ठीक है। हीरक जयंती के उपलक्ष्य में नाटो ने अपना शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में कहां आयोजित किया? आप बताइएगा। ऑप्शन क्या आप सामने? लंदन, ब्रुसेल्स, वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क। ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? वाशिंगटन डीसी में। कहां हुआ था? वाशिंगटन डीसी में होता, ठीक है। तो चलिएगा अगला प्रश्न है, सोट्रोवा 1.0 से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन क्या आपके सामने? एक, अर्बो वायरस जिसने गुजरात में संक्रमण के द्वारा कई बच्चों को काल्वित किया। कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है, या जापान के वैज्ञानिकों द्वारा मिनामी द्वीप के निकट ढूंढा गया कोबाल्ट स्थल है, या डीडी रोबोकॉन या आईआईटी बीएचयू द्वारा प्रदर्शित रॉकेट है। क्या होगा दोस्तों? ये चीन द्वारा जो निर्मित ये कार्बन फाइबर ट्रेन है, ये क्या है? चीन ने इसे निर्मित किया था, ठीक। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश ने संस्कृत ऑन द रिवर्स नामक अनूठा प्रयास शुरू किया? ऑप्शन क्या है? लिथुआनिया, लाटविया, रिगा या रूस। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? लिथुआनिया। क्या होगा? लिथुआनिया, ठीक है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 25 अगस्त 2024 को यूपी T20 लीग का उद्घाटन मैच कहां किया गया? ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? कानपुर, वाराणसी, नोएडा या लखनऊ। क्या होगा इसका आंसर? लखनऊ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वाराणसी के वरुणा नदी के संरक्षण के लिए हरित रणनीति साझेदार के रूप में किस देश के साथ शुरुआत की है? ऑप्शन क्या है? डेनमार्क, ब्रिटेन, स्पेन या इटली। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो करंट वाले क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न कम बने, पढ़ने की संभावना कम है। और ज्यादातर आपको जो प्रश्न बनेगा अभी मैं बता दे रहा हूँ, जनवरी 2025 से आप मई 2025 तक ज्यादा फोकस या जून तक ज्यादा फोकस करिएगा। यहाँ से आपको लगभग 80% या 90% तक करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पुराने करंट अफेयर के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना करंट अफेयर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। आगे चलिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एफएसआई ने निम्न में से किस दिवस को दूध और उत्पादन पैकिंग A2 प्रकार के दावों को हटाने का निर्देश दिया है? आप बताइएगा क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? 20 अगस्त 2024, 22 अगस्त 2024, 24 अगस्त 2024 या फिर 26 अगस्त 2024। आंसर क्या है इसका? 22 अगस्त 2024। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय पोलैंड की यात्रा पर गए थे, ठीक है। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी, ठीक है। हाँ या ना? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। 45 वर्ष पूर्व चौधरी चरण सिंह ने पोलैंड की यात्रा की थी। अगर चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल देखा जाए लगभग 1990 के आसपास थे, तो फिर 45 वर्ष हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता, क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस होता तो। अच्छा, गया कौन था? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई गए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही। ऑप्शन सी क्या होगा इसमें? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा? ऑप्शन क्या है? पूरा पाषाणकाल, नवपाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल या इनमें से कोई नहीं। कब होगा दोस्तों? पूरा पाषाणकाल में। पूरा पाषाणकाल में व्यक्ति ने क्या किया था?
अपना आग जलाना सीख लिया। 9 काम क्या था, कृषि करना सीख लिया। क्या करना सीख लिया था, कृषि करना सीख लिया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के लगभग 4700 ईसा पूर्व भारतीय महाद्वीप आरंभिक नगर फूले फले थे। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आप बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट सही। क्यों? क्योंकि आपको हड़प्पा सभ्यता अगर आयु देखेंगे तो लगभग इतना ही आता है। प्लस गंगा के घाटी के जो नगर बसे, जैसे मगध हुआ था या महाजनपद जो बने थे, ये लगभग इसी काल से आसपास हुए थे। ठीक है, यानी दोनों ही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे सामने, अशोक का कंधार अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया है? आप बताइएगा। ऑप्शन क्या है सामने, ब्राह्मी और खरोष्टी, यूनानी और आर्मेयिक, यूनानी व खरोष्टी, या ब्राह्मी व आर्मेयिक। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? इसका आंसर जो होगा यूनानी और आर्मेयिक। किसमें है? यूनानी और आर्मेयिक। जो कि आपको पता है दोस्तों, ये आपका कंधार क्षेत्र कहाँ है? अफगानिस्तान के आसपास, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र के आसपास। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा तो ये आर्माइक और यूनानी वही आसपास से संबंधित है। ठीक है, उसकी मिश्रित रही है हर समय। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप है के स्थल है और विशेषताएं पूछा गया। कह रहा सिंधु व उसकी सहायक नदी के तट। आप बताइए क्या हुआ था? सिंधु व उसकी सहायक नदी तट है, नर्मदा घाटी है, गारो पहाड़ी है, मगध है। आरंभिक कृषि विकास, प्रथम विशाल राज, कुशल संग्राहक, या प्रथम नगर। जो सिंधु और उसके सहायक नदी तट पे क्या प्रथम नगर का विकास हुआ था? अगर हम ऑप्शन पे जाए, ऑप्शन ए में 4 किसमें किसमें है? ये ऑप्शन कर गया। आपका एलिमिनेशन मेथड जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी खासी एलिमिनेट करने में प्रश्नों को मदद मिलेगी और कुछ प्रश्न ऐसे सही हो जाएंगे जिसको आपको उम्मीद नहीं होगी, नहीं भी आते हुए प्रश्न आपको एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है मगध। मगध आपको पता है दोस्तों प्रथम विशाल साम्राज्य था। क्या था? प्रथम विशाल साम्राज्य, यानी डी में 2। अब बताइए ए में 4 डी में 2 किसमें है? ये देखिए दोनों ऑप्शन आपको फंसा दिया, दोनों में ऐसे ही है। ठीक है, अगला कह रहा है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या था दोस्तों? यहाँ संग्राहक थे, संग्राहक कहते थे, ये पत्थरों के, मनकों के, शिकारों को संग्रह करते थे, ऐसी जनजातियां रहती थी। ठीक है, यानी ऐसे मानव रहते थे। यानी बी में 3 कहाँ होगा? ऑप्शन ये है, क्या हो जाएगा? सबसे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? क्या है असत्य? ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत है। ठीक है, दूसरा कह रहा संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया। पाली में नहीं दिया दोस्तों, प्राकृतिक में दिया था। किसमें? प्राकृतिक में दिया था, प्राकृत में दिया था। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दिया था। बताइएगा क्या ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सी आपका क्या है? आपका गलत है। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्ला कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी गृहपत। गृहपत नहीं दोस्तों, गृहपत परिवार के मुखिया कहते हैं। गृहपत किससे कहते हैं? परिवार को मुखिया कहा जाता है, बल्कि इसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। यानी ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में चर्चित मुवेंदार क्या था? मुवेंदार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन क्या है? राजपुरोहित, राजकुमार, राजमहिषी, या तिनमुखिया। क्या होते हैं दोस्तों? ये तिनमुखिया होते हैं। अब आपको दिमाग में आ सकता है तिनमुखिया क्या होता है? दरअसल जो तिनमुखिया होते हैं दोस्तों, तिनमुखिया जो इसमें कहा जाता है चोल और चेर और पांडे। पांडे जो शासक होते थे, इन्हीं परिवारों क्या कहा जाता था? तिनमुखिया कहा जाता था। ठीक है, शासक के परिवार क्या कहा जाता है? तिनमुखिया कहा जाता है। आगे चलिएगा। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए बताइएगा। उसके दरबारी कवि वारफत ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित लिखी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है चीनी यात्री हेनसांग ने काफी समय के लिए उसके दरबार में रहा। ये भी सही है। कभी कभी आपको फाहियान दे देगा। फाहियान जो शासनकाल था, फाहियान किसके आया था? चीन द्वितीय के शासनकाल में आया था, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, न कि हर्षवर्धन के। ठीक है, उसका बहनोई कन्नौज का शासक था। ठीक है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है।
उसके दक्कन के विस्तार को पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन में प्रथम नहीं दोस्तों, द्वितीय था। कौन था? द्वितीय था, जिसका युद्ध हुआ था और नर्मदा घाटी के आसपास ही युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी दिया ऑप्शन आपका गलत है, बाकी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही होगा। आगे चलिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रकूट प्रधान दंतेदुर्ग ने चालुक्य स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कदम्ब मयूर शर्मन ब्राह्मण थे जिन्होंने सम्राट कर्नाटक में अपना राज स्थापित किया। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर कह रहा है गुर्जर प्रतिहार हर्षचंद या हरिश्चंद्र राजपूत थे जिन्होंने राजस्थान पर अपना राज स्थापित किया था। आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? दोस्तों, जो ये गुर्जर प्रतिहार के राजा हरिश्चंद्र थे, ये राजपूत नहीं थे बल्कि ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, यानी बाकी स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर तीसरा काट दिया जाता तो अपने आप आपका ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे, दिल्ली सल्तनत में प्रयुक्त शब्द बंदगा क्या है? ऑप्शन क्या है? गुलाम, कृषक, सूफी या मौलवी। दोस्तों, जो बंदगा होता था इन्हें क्या कहा जाता है? गुलाम को कहा जाता था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या दीवाने बंदगान, बंदगान मतलब जो आपको गुलाम होते थे उनके लिए ये घोषित किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जजिया को खराज से पृथक कर उसे एक अलग कर के रूप में संग्रहित करवाना प्रारंभ किया? ऑप्शन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, मोहम्मद मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक। क्या होगा दोस्तों? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ये काम किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे कथन कारण दिए गए हैं, अब आपको बताना है कथन कारण स्पष्टीकरण है कि नहीं। ये प्रश्न ऐसा है जिसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आता हुआ प्रश्न हम गलत कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, देखते हैं। पहले है लोकसभा एक अस्थायी सदन है, हाँ या ना? बिल्कुल सही, ये एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष में एक बार ये भंग होती रहती है। ठीक है, लोकसभा कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। बताइए स्टेटमेंट सही नहीं सही? बिल्कुल सही दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री अपना सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति से तुरंत ये भंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? ऑप्शन क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को स्थगन, उपराष्ट्रपति का पद या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। क्या होगा दोस्तों? आपातकाल को बंद कहां से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। कहां से? जर्मनी से लिया गया है, ना कि यहां से। ठीक, आगे चलते हैं। थोड़ा तेज चल रहा हूं, आपको लग सकता है, लेकिन चूंकि 140 प्रश्न है, इसको रिकॉर्ड करने में कम से कम 1 घंटे ज्यादा चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड में है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से संबंध में सत्य कथन क्या है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रश्न करिएगा सत्य असत्य क्या पूछा है इसको गोला कर लीजिएगा, वरना आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई थी। बिल्कुल से ये स्टेटमेंट आपका 100% सही है। भारत में 4 क्षेत्रीय परिषद, 4 नहीं दोस्तों 5 है। कितने हैं? 5। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगर देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट देख लिया जाए, 2 2 2, यहाँ तीनों जगह 2 था। ये आपको ऑप्शन सी अपने आप सही होगा, आपको नहीं आगे पढ़ना पड़ा। फिर भी देख लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ये भी स्टेटमेंट क्या होता है आपका? सही होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका? सही होगा। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान के प्रस्ताव में वर्णित नहीं है? ऑप्शन क्या है? अंगीकृत, समर्पित, अनियमित या आत्मार्पित। दोस्तों, जो समर्पित शब्द है ये नहीं लिखा गया, बाकी ये तीनों शब्द लिखे गए। अगर आपने उद्देश्य का पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपने देखा होगा इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चापी द्वीपों की उत्पत्ति का कारण क्या है? चापी द्वीपों की उत्पत्ति कारण क्या है? ऑप्शन देखिएगा। प्रशांत प्लेटों के यूरेशियन प्लेटों के नीचे अधोगमन, इंडियन प्लेटों का यूरेशियन प्लेटों के नीचे अधोगमन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो प्रशांत प्लेट है उसका जो यूरेशियन प्लेट के नीचे अधोगमन हुआ था, जिसकी वजह से क्या है? चापी द्वीपों का निर्माण हुआ। अच्छा, चापी द्वीपों में आते कौन कौन से? अगर ये दिमाग में आ सकता है, चापी द्वीपों में कौन कौन से देश आ सकते हैं? जिससे चापी द्वीपों में कौन कौन आएगा दोस्तों? जैसे आपका जापान वाला क्षेत्र है, जापान, फिर आपका फिलीपींस, कौन सा? फिलीपींस। ठीक है, या फिर आपका सखालिन वाला जो द्वीप है जो रशिया के पास में है,
इसे चौपी द्वीप कहा जाता है। इससे इसका निर्माण जो हुआ प्रशांत प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे अनुगमन के कारण हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ ज्वालामुखी दे रखा है। अब आपसे पूछा है कौन सा ज्वालामुखी किसमें सम्मिलित है। ठीक है, आप बताइएगा। ऑप्शन क्या है? पहला देखा ना, माउंट एरिबस। माउंट एरिबस जो होता है दोस्तों कहाँ का है? अंटार्कटिका का है। क्या है? अंटार्कटिका का। यानी ऑप्शन ए में टू कहाँ है देख लीजिए। ये का कट गया, ये कट गया, यानी ए आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा? ए और डी बचा। ठीक है, माउंट ताल कहाँ का है? माउंट ताल दोस्तों का फिलीपींस का है। कहाँ का है? फिलीपींस का। सी में फोर देखिए कहाँ पे, सी में 4 कहाँ पे? यानी ऑप्शन ए डी आपका सही होगा। फिर हम देखते हैं आंसर क्या होगा। फिर ये जो पैराकुटिन होता था, पैराकुटिन कहाँ का? मैक्सिको का है। कहाँ का है? मैक्सिको का है। और क्राकोटाउचे कहाँ का है? ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, आपसे मिल गया। चलते हैं, ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको याद रहा तो आप अच्छे खासे प्रश्न नहीं भी आते हुए आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? ताप विद्युत, जल विद्युत, परिणाम ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? जल विद्युत। जल विद्युत क्या क्या कहा जाता है? आपका श्वेत कोयला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कोयले के बाद जो है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाले में जल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही नहीं है? पहला क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा नित घाटी ग्रेट बेसिन पठार, ये भी सही है। ग्रेट कैनियन मैक्सिको, ग्रेट कैनियन दोस्तों मैक्सिको नहीं है बल्कि ये कहाँ है? कोलोराडो का पठार है। कहाँ है? कैलोराडो का पठार है। ठीक है, इन ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, कास्ट मैदान चुनाव वाले प्रदेश में, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन सी आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त बस बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर आप देखे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है इसी कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब बताना है, आप ये रेड सी है, इधर आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा देश है। इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, केन्या, जिबूती या फिर तंजानिया। दोस्तों ये तंजानिया है और केन्या, ये दोनों नहीं। तंजानिया कहाँ कहाँ पे? ऑप्शन है ऑप्शन सी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। यानी 1 3 4 5 अपने आप सही हो गए। यानी इथोपिया है, सोमालिया है, इरिट्रिया है और जिबूती, ये 4 देश क्या होते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न सामने, बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? असत्य कथन पूछा, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप प्रश्न पढ़िएगा इसको बार बार देखिए, पूछा क्या, सत्य पूछा या असत्य पूछा है। ठीक है, कह रहा है जनजाति समूह मुंडा नागपुर में रहता है। इसी समूह को इसी समूह में बिरसा का जन्म हुआ। बिल्कुल सही दोस्तों। छोटा नागपुर का जो पठार है उसी के आसपास क्षेत्र में जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, बिरसा के समर्थक में संथाल और उरांव आदिवासी समूह भी शामिल है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। सफेद झंडा बिरसा मुंडा का राज प्रतीक था, ये भी सही है। 1897 में बिरसा मुंडा जेल की हैजे से मृत्यु हुई। 1897 नहीं दोस्तों, अरे 1899 तो ये आंदोलन चला रहे थे। सोचा अगर याद होगा मुंडा आंदोलन कब चला था? 1899 के आसपास चल रहा था, तो 97 में कैसे मृत्यु हो सकती है? इनका जो मृत्यु होता है 1900 में होती है। कितना? 1900 में होती है। ठीक है, हैजे से होती है। यानी ऑप्शन डी आपका गलत था, बाकी ऑप्शन आपका सही है। यानी ऑप्शन डी क्या होगा इसमें से? सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जिसकी सहायता ध्रुव तारों की स्थिति जान सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर इनको आप देखते हैं इससे हम ध्रुव तारों की स्थिति को समझ सकते हैं। ठीक है, सप्तऋषि आर्स मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। आप बताइए कि सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। क्या? सप्तऋषि जो है नक्षत्रों का तारों का समूह है, दूसरा ये आर्स मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का मानक समय ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे है या नहीं? बिल्कुल सही, आगे है। कहां से? लंदन से करीब 5.5 घंटे क्या है भारत का ये समय जो है आपका आगे है। कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः ग्रीनविच से पूर्व का समय उससे आगे होगा। आप बताइए क्या ये सही है नहीं सही है? क्या ग्रीनविच जो पश्चिम से पूर्व लगा रही है, क्या ग्रीनविच से भारत का समय पहले होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट आपका सही, इसलिए क्या पहले ही 5.5 घंटे हो जाता है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका,
ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार सूचक कौन सा है? क्या है? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट का परिघटन, सुपरनोवा अंतरिक्ष में विस्फोटक या उपयुक्त में सभी। क्या होगा इसके दोस्तों? ये सभी जो है आपके ब्रह्मांड विस्तार के सूचक है, मतलब हमें यह पता चलता है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? ये यूपीएससी का प्रश्न है, ये यूपीएससी प्रश्न, प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। क्या है ऑप्शन? प्रशांत महासागर में स्थित न्यूनतम गहराई वाला बिंदु, या फिर अटलांटिक सागर महासागर में टेलीग्राफ के पठार का दक्षिणतम हिस्सा, या मंगल की सतह पर बर्फ पाए जाने संभावित स्थल, या चंद्रमा के मुख्य भाग पर अंधकार में धूल। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें दोस्तों जो चंद्रमा वाला पृष्ठ भाग है, इसी के जो भाग है जहां अंधकार में धूलमय मैदान, इसे सी ऑफ 20 कहा जाता है, या शांति का क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे चलिएगा। आगरा के पास ज्वालामुखी दे रखा है और आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिएगा, जैसे बिलारिका चिल्ली, शिवलेक इक्वाडोर, या फिर ट्यूलियाका कोस्टिका, पिले मार्टिनिक द्वीप। आप बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? दोस्तों जो ऑप्शन बी है शिवलेक, शिवलेक जो है आपका रूस में है। कहां पे? रूस में, ना कि इक्वाडोर में। ये ऑप्शन नहीं चाहिए, बाकी आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहां दे रखा है गतिशील शक्ति दे रखा है, उत्पन्न स्थल रूप दे रखा है। किस शक्ति की वजह से किस स्थल रूप का निर्माण हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे इसके बारे में जानकारी दे दो, हिमानियों रूप से जो निर्मित होता है उसे क्या कहता है? रोसमुटोन। क्या कहा जाता है? रोसमुटोन। रोसमुटोन हिमानी द्वारा हो जाता है। पवन के द्वारा क्या निर्मित होता है दोस्तों? ड्राई कांटर। जो ड्राई कांटर होता है पवनों के द्वारा निर्मित होता है। सागर के द्वारा क्या होता है? स्ट्राइक। सागर के द्वारा क्या होता है? स्ट्राइक का निर्माण होता है। और भूमिगत जल के द्वारा क्या होता है? ग्लोब लाइट का निर्माण होता है। किसका होता है? ग्लोब लाइट का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ए में 2 बी में 4, ए में 2 बी में 4, यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही होगा। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मतलब यह होता है जब वस्तुओं और सेवाओं को मतलब मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर सप्लाई कम है तो स्वाभाविक है तो उसमें उसकी कीमत में उछाल आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है? मांग पूर्ति मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? देखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं में मांग तेजी से घटना नहीं, गलत है ऑप्शन। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बढ़ जाते, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है तो कीमत घट जाएगी, यानी मुद्रास्फीति नहीं आएगी, ये भी गलत है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग में तेजी से बढ़ती, या बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। अगला क्या है? वस्तुओं के उत्पादन में घट जाना, नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका? सही है। G20 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से असत्य स्टेटमेंट पूछा है। ध्यान दीजिए, कभी कभी जल्दबाजी में आप 30 मार्क का बन जाए, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? इसका गठन 1999 में किया गया था। ये स्टेटमेंट 100% सही। अगर आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है तो ऑप्शन बी कभी भी नहीं आंसर नहीं होगा। भारत इसका सदस्य नहीं है। भाई साहब, भारत इसका सदस्य है, भारत इसका G20 सदस्य है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ये मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और इसकी सचिवालय जर्मनी के बार्नशहर में। दोस्तों इसका सचिवालय कोई नहीं है, इसका कोई भी सचिवालय या हेडक्वार्टर नहीं है, यानी ऑप्शन बी और 2 और 3 गलत है। 2 और 3 कहां होता है? ऑप्शन डी में आपका है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा आपका? सही है। प्याला झीलें कहां निर्मित होती है? प्याला झीलें दोस्तों जो मरुस्थल वाला क्षेत्र होता है वहां रेतों द्वारा जो निर्मित होता है, फिर उसमें वर्षा जब होती है पानी संचय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्याला झील कहता है। ठीक है, देखिएगा, हिमानी निर्मित झीलें, वायु निर्मित झीलें, डेल्टाई झीलें, विवर्तनिक झीलें। बस दोस्तों जो मरुस्थल वाले क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में जो झीलों का निर्माण होता है, रेत की वजह से, हवा के जब रेत होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर रेत जाती है तो उससे क्या होता है? झील का निर्माण जो होता है उसे क्या कहा जाता है? प्याला झील। ये राजस्थान क्षेत्र है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। सिक्किम स्थित निम्नलिखित किस दर्रे के होकर चुंबी नदी बहती है? क्या होगा? ऑप्शन क्या है? जिलेलेपा, नाथुला, झोली जिला, बोमडिला। दोस्तों जो जोजिला है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, बोमडिला क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। यानी ये दो दर्रे कभी नहीं होगा, क्योंकि चुंबी नदी कहाँ पे है? सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते ही ऑप्शन अपने आप सही हो जाता। क्या हो जाएगी सर? नाथुला। आंसर क्या होगा? नाथुला। जिलेलेपा भी सिक्किम में है बट वहां से ये नहीं बहती। ऑप्शन क्या होगा इसका?
ना धुला हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, नीचे दिए गए कथन पर जिनमें से एक कथन कारण दिया गया, आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पश्चिम घाट में अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का निष्कासन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर सिलिका लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन ये तो आपका सही लग रहा है। इस मिट्टी में अनाज, चावल, तंबाकू या सब्जियों का उत्पादन नहीं दोस्तों, इनका उत्पादन नहीं होता, बल्कि किसका होता है, काजू को होता है, कॉफी को होता है, चाय को होता है, इनका उत्पादन होता है, ना कि इन सबका उत्पादन। ऑप्शन आर गलत है, आर गलत है, यानी ऑप्शन सी सही होगी, क्यों आर गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब लिख रहा है, निम्नलिखित पठारों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। ऑप्शन क्या है, पिडमॉन्ट का पठार, इदाहो का पठार, मिनेसोटा का पठार, या यूक्रेन का पठार। आप बताइए कौन सा पठार इसमें नहीं है। दोस्तों ये जो इदाहो का पठार है, कौन सा, ये जो इदाहो का पठार है, ये वहां पर नहीं है। ठीक है, ये वहां पर नहीं है। तब कहां है ये आपका जो है आइबेरियन का, सॉरी माफ करिएगा, ये मिनेसोटा का पठार जो है, मिनेसोटा का पठार वहां पर नहीं है, बल्कि आइबेरिया प्रायद्वीप में, कहा स्पेन में है, ये स्पेन में है। आइबेरियन प्रायद्वीप आप जानते होंगे, आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी ये सभी पठार जो है, यूक्रेन का पठार कहाँ है, यूक्रेन पर अलास्का वाला जो क्षेत्र, अलास्का वाला वहां पर है। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित युग्म से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन क्या है, पहला बाओब अफ्रीका, बोआब ऑस्ट्रेलिया, बंदर रोटी भारत, चैंपरेल मैक्सिको। दोस्तों ये वनस्पतियों प्रकार, अब आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं। दोस्तों जो बंदर रोटी है, ये बंदर रोटी भारत में नहीं है, बंदर रोटी पेड़ ये भारत में नहीं है, बल्कि कहां पे है, ये बंदर रोटी पेड़ जो है आपका अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, भारत में नहीं पाया जाता है, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं सुमेलित है, बाकी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, आगे चलिएगा। रायलसीमा पठारी का क्षेत्र अवस्थित है, कहां से, कृष्णा नदी के दक्षिण में। कृष्णा नदी, अब आपके रायलसीमा जैसे नाम दिया होगा, आपको दिल्ली वाला क्षेत्र याद हो गया, लेकिन ये दिल्ली वाला क्षेत्र नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे है ऑप्शन बी क्या है, कृष्णा नदी के उत्तर में, राजमहल के पहाड़ी के पूर्व में, या राजमहल के पहाड़ी के पश्चिम में। बताइएगा कहां पे ये जो है दोस्तों, कृष्णा नदी के दक्षिण में, कहा कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा पठारी क्षेत्र स्थित है। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में कौन तापी सहायक नदी है, जो ताप्ती नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन क्या है, पूर्णा, अरुणावती, अर्कावती, गोमन। अब बताइए इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ताप्ती की सहायक नहीं है। ऑप्शन दोस्तों जो अर्कावती नदी है, ये अर्कावती नदी किसकी सहायक है, ये आपकी कावेरी की सहायक है। किसकी है, कावेरी की। बाकी नदियां, तीनों नदियां क्या है आपकी, इसी की सहायक है। ठीक है, ताप्ती की सहायक है। कौन कौन से, पूर्णा, अरुणावती, गोमत, ये तीनों किसके हैं, ताप्ती के ही सहायक है। आगे चलिएगा। निम्न में से किस उद्देश्य से पर्यावरण की स्थिरता तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए है। अब बताइएगा कौन सा है, वन्यजीव सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय वन कानून अधिनियम 19 वन्यजीव सुरक्षा 1972, राष्ट्रीय वन कानून 1927, राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम 1988, या वायु अधिनियम 1981। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय वन अधिनियम है, ये 1988 ना होकर 19 पूछा क्या है, पर्यावरण की स्थिरता परिस्थिति संतुलन बनाने के लिए ये है, राष्ट्रीय वन्य जीव जो अधिनियम 1988 है, इसी के द्वारा ये चीज किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्वपूर्ण योगदान करने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन क्या है, मोलिब्डेनम, तांबा, मैग्नीशियम या जिंक। क्या होगा इसका दोस्तों, मोलिब्डेनम। जो मोलिब्डेनम जो होता है, ये क्या है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी माफ करिएगा। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्राकृतिक आवास है कहां पे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, या फिर लद्दाख। अब बताइए कहां पर होगा दोस्तों,
जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत दुर्लभ सिरों पाया जाता है। सिरों कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या फिर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा इसका दोस्तों? जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे सोरों बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है। विश्व मौसम संगठन जिनेवा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल दोस्तों ये यहाँ पे नहीं है, काठमांडू नहीं कि कैम्ब्रिज में। कहाँ पे है? कैम्ब्रिज में। ठीक है, यही आपका नहीं सुमेलित है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं सुमेलित। ग्रीन पीस एम्बर्स ये सही है। यूएनईपी कहते हैं, यूएनईपी नैरोबी ये भी सही है आपका। ठीक है, यानी ऑप्शन बी क्या है आपका? सुमेलित नहीं है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न क्या है? हरित जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं ना, जीसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसीएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क्या है? 2010, 2011, 2010, 2012, 2014। बताइएगा क्या होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 2011। क्या होगा? 2011। ठीक है, कब हुआ था? COP17 में। COP17 जब हो रहा था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? डरबन में। कहाँ पे? डरबन में। ठीक है, आगे चलिएगा। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। सोयाबीन, मूंगफली, कपास खरीफ की फसल का उदाहरण है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर कह रहा है अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। चना, मटर, अलसी रबी फसलों का उदाहरण है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। माफ करिएगा। निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? वेदांत मतलब ये होता है जो वेदों के अंत भाग है उसे वेदांत कहा जाता है। वेद के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 4। कौन कौन सा होता है? एक संहिता होता है। ठीक है, दूसरा ब्राह्मण होता है, तीसरा आरण्यक होता है, चौथा उपनिषद होता है। ठीक है, ये उपनिषद होते हैं। ये चौथा भाग ग्रंथ है, इसे उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पहली बार इकबाल ने इकबाल शब्द का प्रयोग किया था? पहली बार इकबाल ने इकबाल शब्द का प्रयोग किया था, बताइएगा। तहजीबुल अलकाक, बंग ए दर्रा, गुफारे ए खातिर, तरान ए हिंद। आप बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? दोस्तों ये जो आपके बंग ए दर्रा वाली है, इसी पुस्तक है, इसी में प्रथम क्या हुआ? इकबाल शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हालांकि इनमें भी हुआ, इन्हीं बुक में भी हुआ जो दिए गए हैं, लेकिन इसमें पहली बार नहीं किया। पहली बार किसमें किया गया? इसी में किया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हाइग्रोमीटर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इससे तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। हाँ या ना? सही। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कह रहा है फिर यह प्लावन के सिद्धांत पर काम करता है। इन दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही। ठीक है, माफ करिए दोस्तों, ये हाइग्रोमीटर है ना कि हाइड्रोमीटर। अगर हाइड्रोमीटर होता, ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, लेकिन ये हाइग्रोमीटर है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? गलत है। ठीक है, चलिएगा आगे। अगला कह रहा है यदि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, फिर से देखिएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा एक परिवर्तन होगा? ऑप्शन क्या है? वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों जो वस्तु का भार होता है यही शून्य हो जाता है, बाकी आपका सही रहता है। ठीक है, तो क्योंकि जो ग्रेविटी वेट होता है उसमें ग्रेविटी का मान की मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर वो नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। माफ करिएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसर्ग के कारण धूल, ठीक है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आप बताइए उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? आप बताइएगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है? सॉरी, स्टेटमेंट असत्य स्टेटमेंट पूछा है, इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी इसमें से कोई भी नहीं ऐसा है जो आपका गलत हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है
ध्वनि की गति निर्भर करती है, किस पे करती है दोस्तों? ध्वनि की गति जो है, ऑप्शन क्या है सामने, माध्यम की घनत्व और आवृत्ति पर, माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थ पर, केवल माध्यम के प्रत्यास्थ पर, केवल माध्यम की आवृत्ति पर। क्या होगा दोस्तों? माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थ पर इसका निर्भर करता है, ध्वनि की गति निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, सोचिए एक शिशु को सुमेलित करना है। अब आपके सामने दे रखा है, कुछ राज्य दे रखा है, कुछ राजवंश दे रखा है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। दोस्तों जो बरार वाला क्षेत्र था, बरार का क्या हो जाएगा? इमाद शाही हो जाता है। बीजापुर का क्या हो जाएगा इसको? आदिल शाह। ठीक है, अहमदनगर का निजाम शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। ठीक है, यानी ऑप्शन ए में 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में 3, बी में 1, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जो बाबर ने युद्ध लड़ा था, आपको पता है पानीपत का युद्ध कब लड़ा था? 1526 में लड़ा था। खानवा का युद्ध कब लड़ा था? 1527 में लड़ा था। ठीक है, चंदेरी की युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। और घाघरा की युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। अब इस हिसाब से देखेंगे 4, 1, 3, 2, यानी ऑप्शन डी क्या होगा आपका? सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? डायनेमो, दूसरा सौर सेल, तीसरा विद्युत सेल, चौथा मोमबत्ती। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? दोस्तों जो डायनेमो होता है ये क्या करता है? ये क्या काम करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और किसमें, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। विद्युत सेल क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। सौर सेल क्या होता है? सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। मोमबत्ती का जलना क्या है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा या प्रकाश में भी परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रकाश ऑप्शन में होता, फिर भी इसका ऑप्शन क्या हो जाता? डी होता। ठीक है, आगे चलिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित कौन सी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कल्याण हेतु चलाई जा रही है? ऑप्शन क्या है? कौशल शतरंज योजना, सीएम शिक्षुता योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त में सभी योजनाएं जो है किसके लिए चलाई जा रही है? SC ST के लिए चलाई जा रही है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है सामने, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का क्या तरीका है? क्या है? उर्वरकों को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, जैव खाद का प्रयोग करना, फसल चक्रीकरण करना। दोस्तों ये जितने भी ऑप्शन है सभी क्या है? पोषक तत्वों को वृद्धि के लिए ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित नहीं है? जीवाणु जनित मतलब कौन सा? बैक्टीरिया से नहीं पैदा होते। ऑप्शन क्या है? हेपेटाइटिस से, क्षय रोग, या फिर टाइफाइड, या फिर इंसेसाइड। दोस्तों जो हेपेटाइटिस से है ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से, ना कि आपका बैक्टीरिया से। यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें से, बाकी ऑप्शन क्या है आपका नहीं सही है। आगे चलिए, एक मोमबत्ती ज्वाला सबसे अधिक गर्म भाग होता है, कौन होता है? ज्वाला का दीप्त भाग, ज्वाला का अदीप्त भाग, ज्वाला का बाह्य नीला भाग, ज्वाला का मध्य पीला भाग। अब बताइए कौन सा इसमें भाग सही होता है? दोस्तों जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती के जो ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र होता है वो बहुत ही ज्वलनशील और गर्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं? युग्मनज मतलब जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? हाफ होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के आधे पार्ट होते हैं, मिलके एक केंद्रक बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहा जाता है। यानी एक, कितने केंद्रक होते हैं? एक होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में 71 से लेकर 140 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे क्या 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में फिर 101 से लेकर 200, ऐसे इस प्रकार से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आज के इतना ही, धन्यवाद।